कर दीजिए। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। Yes, students, please raise your hand if my voice and video is clear. Okay. Next topic is forces between multiple charges, or we can say that we are going to study सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा और पोटेंशियल को, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के भी काम आएगा। इसके साथ साथ कूलॉम्स लॉ के अंदर भी हम इसको यूज कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी चार्ज है, दिस चार्ज, अभी मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, ये चार्ज है क्यू नॉट। इसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल इसका नेचर पॉजिटिव है, ये इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है जिसको हमने Q1 से लिखा, तो ये भी पॉजिटिव नेचर का है। ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर और चार्जेस को इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं इस सिस्टम के अंदर एक तीसरा चार्ज लेकर के आता हूं जिसको हम लोग Q2 के नाम से बोलते हैं, तो ये Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। पहले तो आप लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों चार्जेस के बीच में, और फिर आपको पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। ये इस पर फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें ये पता लगेगा कि आप इसका नेट फोर्स निकाल सकते हैं, इन दोनों का नेट फोर्स इसके बीच में कहीं पर आएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये चार्ज अभी भी इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का। अब आपने तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम में, उसके कारण इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन इस डायरेक्शन के फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम के अंदर एक और चार्ज रख देता हूं जिसको हम लोग Q3 से लिखेंगे, तो ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस पर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आपने ये चार्ज रखा, ये चार्ज रखा, ये दोनों चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों चार्जेस, जो पहला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ये अभी भी इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन। तो समझने वाली बात ये हुई इसमें कि हमने ये जो टेस्ट चार्ज रखा था जिस पर हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं बदलेगा, ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है वो भी नहीं बदलेगा, ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है वो भी नहीं बदलेगा। तो इस सिस्टम में आप जितने मर्जी चार्जेस रख दीजिए, वो किसी दूसरे चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को किस तरह से लिखा जाएगा। इसको पहले स्टेटमेंट में लिखते हैं, फिर मैं आपको इसको पोजीशन वेक्टर की हेल्प से इसको प्रूव करके बताता हूँ कि पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फोर्स को किस तरह से लिख सकते हैं। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ओके, इसको इरेज करते हैं। पहले मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखता हूँ। देखिए इसकी क्या स्टेटमेंट होगी। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज
the total force on a given charge is the vector sum is the vector sum of all the is the vector sum of the individual forces is the vector sum of the individual forces that exerted on the given charge. Exerted on the given charge by all the charges. Exerted on the given charge by all the charges. This is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. और इसमें मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताई थी. The force between 2-point charges is unaffected. The force between 2-point charges the force between 2-point charges remains unaffected by the presence of the other charges. Unaffected by the presence of other charges. तो ये आप नोट कर सकते हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए क्या लिखा हुआ है. किसी भी चार्ज पर अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा इंडिविजुअल फोर्सेस का, कि जो अलग अलग चार्जेस है वो उस गिवन चार्ज पर कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो उन सबका वेक्टर सम करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, टोटल फोर्स मिलेगा उस चार्ज के. और इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखेंगे कि जो गिवन चार्ज पे फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस में क्या नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, चेंज नहीं होगा. जैसे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, जैसे कि Q1 और Q0 के बीच में जो फोर्स था वो चेंज नहीं हो रहा था Q2 और Q3 की प्रेजेंस के कारण. तो ये चीज यहाँ पर हमने लिखी. अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ. मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फॉर्मुलेशन कर सकते हैं इसका. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग या नोट कर लीजिए. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, डन. अब हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ. देखिए मैथमेटिकल प्रूफ में सबसे पहली बात ये आएगी कि हम एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे. पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी सारे चार्जेस की. जैसे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जिसमें दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम लोग क्या बताएंगे, चार्जेस की पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पर ये इसका ओरिजिन है. तो ओरिजिन से हमने एक चार्ज लिया. दिस चार्ज इज Q0. Q0 या Q0 लिख सकते हैं. तो ये Q0 चार्ज है जिस पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. तो दिस इज द चार्ज. ओके, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0. हमने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक चार्ज पड़ा था, इस सिस्टम में एक चार्ज और रखा जिसका नाम हमने रखा Q1, और इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर. इसी तरह से हमने इस सिस्टम में एक और चार्ज रखा, दैट चार्ज इज Q2. ये Q2 चार्ज रखा और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर. एंड एक और चार्ज हम इसमें प्लेस कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं. ये एक चार्ज और प्लेस किया Q3, और Q3 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है R3 है. इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे चार्जेस प्लेस किए, और लास्ट वाला जो चार्ज था वो था Qn, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा Rn. तो उसको भी डायग्राम में दिखा देते हैं. तो लास्ट जो हमने यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है दैट इज Qn एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज Rn वेक्टर. तो हमने सब चार्जेस की क्या बता दी, पोजीशन भी बता दी, और सब चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बता दिया कितना कितना है और कहाँ कहाँ पर पड़ा ये भी बता सकता है इस डायग्राम. ओके, अब आपको इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है. Q0 पर आपको नेट फोर्स निकालना है. तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखिए अब हम लोग इसके अंदर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहली बात,
ये Q1 इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके सेंटर्स के बीच में ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। लाइन ज्वाइन करने के बाद आप बताएंगे कि किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा। ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का मैं क्या नाम लिखूंगा, F01। फोर्स लग रहा है जीरो पे, लगाने वाला कौन है, 1, तो इसका नाम क्या लिखा, F01 इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द फोर्स, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द Q1। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम लोग, ओके अब नेक्स्ट चार्ज क्या है, Q2। ये Q2 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसको लिखते हैं। ये Q2, पहले तो इनकी लाइन ज्वाइन करते हैं सेंटर्स के बीच में। ये लाइन हमने इसमें ज्वाइन कर दी। लाइन ज्वाइन करने के बाद हमने बताया कि ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, और ये फोर्स होगा F02। दिस फोर्स इज F02। ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसका नाम होगा F02, दिस फोर्स। इसी तरह से Q3 है, Q3 के बीच में ये लाइन ज्वाइन करते हैं। लाइन ज्वाइन करके हम बताएंगे ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का नाम होगा F03 इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ओके एंड सो ऑन। इसी तरह से Qn क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स भी हम लोग दिखा सकते हैं, F0n लिख देंगे उसको। तो Q0 पर हमें समझ आ रहा है कि मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो हम इस पर नेट फोर्स निकालना चाहेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन Q0। Q0 पर नेट फोर्स निकालने के लिए मैं इसको F से लिखता हूं, या आप इसको F0 भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं हम सब कुछ। तो F नेट लिख दिया मैंने, चलो इसको। और यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन द Q0 ड्यू टू द Q1। तो पहला फोर्स कौन सा था, F01। जीरो पे काम कर रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो इसको लिखेंगे F01 वेक्टर, प्लस वेक्टर सम करना है सबका। अब ये Q2 चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स का नाम है F02 वेक्टर, प्लस एक तीसरा चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F03, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3 डैश डैश डैश। इसी तरह से NF जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा है F0n। सो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर वर्किंग ऑन द Q0 चार्ज। तो ये Q0 चार्ज पर जो फोर्स काम कर रहे हैं उसको हमने लिख दिया। अब इन सबकी वैल्यूज आपको पुट करें। F01 की वैल्यू क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला सबको आता है, कूलॉम्स लॉ का। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखिए, आपको लिखना होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R डिस्टेंस स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस स्क्वायर होगी और मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आप इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन बताएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको यूज करना है, और यहाँ पर सब जगह पे अप्लाई करते हैं हम। तो इसको लिखेंगे F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F01 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स लग रहा है जीरो पे, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं K, पहला चार्ज है Q0, दूसरा चार्ज है Q1। अगर इन दो सिस्टम की बात करें, Q0 और Q1 की, सिस्टम के अंदर अगर ये दो ही चार्जेस होते तो ये इस पर फोर्स लगाता, उस फोर्स को लिखा जाता है K Q0 Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी R01। किस तरफ जाना है, जीरो की तरफ जा रहा है, और कहां से जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, या आप इसको 10 लिख लीजिए, फ्रॉम 1 to 0। तो मैंने लिख दिया इसको R10 वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर लिख देंगे R10 यूनिट वेक्टर। अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो R10 की जगह अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो डिवाइड बाय क्यूब हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर ये पोजीशन वेक्टर नहीं लिखना चाहता, मैं इसकी जगह पर यूनिट वेक्टर नहीं लिखना चाहता, पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो पोजीशन वेक्टर तो लिखेंगे, फिर डिवाइड में एक R और आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर R³ लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको किस में लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखूं। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ आएगा R10 वेक्टर डिवाइड बाय R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, यहाँ पे क्यूब कर देंगे बस। इसके बाद में अब आप इसकी वैल्यू बताइए, F02 की वैल्यू क्या होगी। इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जीरो पर फोर्स काम कर रहा है,
किसके थ्रू कर रहे हैं, Q2 के थ्रू। सो द फर्स्ट चार्ज इज Q0, फोर्स कौन लगा रहा है, Q2, और कितने डिस्टेंस से लगा रहा है, तो दिस विल बी R20, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे R20 यूनिट वेक्टर प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। इसी तरह से अब हम NH के लिए लिख देते हैं। अगर इस सिस्टम में NH n चार्जेस हैं तो लास्ट वाला जो चार्ज होगा वो कितना फोर्स हो जाएगा, K Q0 Qn डिवाइड बाय Rn0 यूनिट R10 वेक्टर और इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे Rn0, फोर्स लगेगा n से 0 की तरफ, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो हमने इसकी डायरेक्शन भी बता दी। ओके, अब इसके बाद हम इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है, तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। सिमेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए जो नेट फोर्स आएगा चार्ज पे, अब इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। एक तो K नहीं चेंज हो रहा, सब में K और Q0 आ रहा है, K Q0 K Q0, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी द K Q0। और सिमेशन लिखेंगे, सिमेशन इसमें लिखेंगे I की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से और ये कहां तक चलेगी, n तक। और ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, Q I डिवाइड बाय R I0 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर लिखेंगे R I0 यूनिट वेक्टर। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, I की वैल्यू 1 पुट करनी है। जब आप I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 और डिवाइड बाय हो जाएगा R10, यहाँ पर हो जाएगा R10, मतलब कि कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब आप I की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइड बाय हो जाएगा R20, तो कौन सी टर्म आ जाएगी, तो आ जाएगी सेकेंड टर्म। फिर अगर आप इसकी जगह पे n लिखोगे तो ये हो जाएगा Qn Rn0, तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके नेट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला लेते हैं। सिमेशन में I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चलाते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस हैं, इस सिस्टम के अंदर n चार्जेस हैं। So this is the general formula for the superposition principle। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमने जनरल फॉर्मूला दिया। ओके, रेज योर हैंड अगर आपको ये समझ आ गया टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। अब इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, प्लीज लोअर योर हैंड। अब इसके न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले देखते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरह से फाइंड की जा सकती है। देखो मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूं कि हम चार्जेस को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर क्या करें। पहले वो न्यूमेरिकल्स को समझिए, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जैसे कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे होंगे और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे, एजेस पे हम लोग चार्जेस को रखेंगे, तो फिर निकालेंगे नेट फोर्स किसी भी एक पॉइंट से। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो तरह की इक्विलिब्रियम्स होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मैं अलग अलग कंडीशंस ले रहा हूँ। ये सबसे पहली कंडीशन है, ये सिस्टम के अंदर मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दिस इज द सिस्टम, और ये दोनों एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। ओके, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये दोनों चार्जेस इस पोजीशन पर है, मेरे को एक तीसरा चार्ज रखना है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो वो चार्ज कहां पर रखा जाएगा, देखिए
और वो किस नेचर का होगा। आपको चार्ज भी बताना है कहाँ पर रखा जाएगा और नेचर भी बताना है कि वो किस नेचर का होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पर इसके अपोजिट यहाँ पर एक मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज रखने से क्या होगा, इसको जब मैं ऐसा रिलीज करूंगा तो क्या ये चार्ज यही रहेगा या ये चल करके चला जाएगा, ये यहाँ से रिपेल होगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स इसके कारण लगेगा, एक फोर्स इसके कारण लगेगा, दो फोर्स इस पे काम करेंगे। इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा और इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स, वो कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है इस चार्ज से। ये ए है और ये बी है, तो ए के कारण फोर्स ज्यादा लगेगा, बी के कारण फोर्स कम लगेगा। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये इस पोजीशन पे रुकेगा ही नहीं, ये यहां से चल करके आगे निकल जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगी, ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसे इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं, स्टेबल अनस्टेबल की बात तो दूर रहेगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया ही नहीं। ओके, इसके बाद में तो फिर चार्ज को कहां पे रख, तो चार्ज को रखने के लिए हमें कोई और पोजीशन देखनी पड़ेगी। इस चार्ज को हम यहां से हटा करके इस पोजीशन पे लाते हैं, बी के पास में। जब बी के पास में रखूंगा तब भी सेम कंडीशन आएगी, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये इससे दूर निकल जाएगा, आगे चला जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा चार्ज रखता हूँ, थर्ड चार्ज। और ये थर्ड चार्ज जो है वो मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज। इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा, ये चार्ज देखो, इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ये चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, इनको फिक्स कर रखा है हमने, ये चार्ज मूव नहीं करने, ये दोनों प्लेट्स है पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट्स मूव नहीं करेंगी, ये फिक्स है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, क्या होगा, ये होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं इस चार्ज को उठा करके जब मैं ए की तरफ लेकर के जाता हूँ और छोड़ता हूँ, ये वापस यहाँ आ जाता है। क्यों वापस क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको इस तरफ लेकर के आऊंगा तो ए के कारण जो इस पर फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस चार्ज को मैंने यहाँ से यहाँ पे ले आया, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला फोर्स कम हो जाएगा। अगर इधर वाला फोर्स बढ़ गया इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इधर आएगा, ये चार्ज फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ बी की तरफ, तो बी की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ और जैसे ही छोड़ता हूँ ये फिर से यहाँ आ जाता है। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं, तो अगर मैं इनके बीच में नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो भी इक्विलिब्रियम तो आएगी, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगी। अब देखो, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स है एफ ए इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स होगा एफ टी। अभी भी नेट फोर्स जीरो आ रहा है, अभी भी नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये चार्ज यहां पर रहेगा, ये कंडीशन तो इक्विलिब्रियम की होगी, माना हमने। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को, मान लीजिए इस चार्ज को मैं यहां से उठा करके इस पोजीशन पर ले आता हूं, थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर देता हूं ए की तरफ, क्या होगा, तो इसका ये होगा रिजल्ट कि एफ ए फोर्स तो बढ़ जाएगा और ये वाला जो फोर्स है ये कम हो जाएगा, क्योंकि बी से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आप इस चार्ज को उठा करके यहां से यहां लेकर के आने की कोशिश करोगे, तो एफ ए फोर्स तो बढ़ता जाएगा और एफ पी फोर्स कम होता जाएगा। और अगर ये फोर्स बढ़ता जाएगा तो चार्ज इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो आप इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से जैसे ही हिलाओगे, आपने इसको ए की तरफ किया तो ये ए की तरफ चल करके चला जाएगा, अगर आपने इसको बी की तरफ पुश किया तो ये बी की तरफ चल करके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको इस पोजीशन से इधर लेकर के आऊंगा तो ये वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू बी चार्ज विल बी इंक्रीज, और इसके कारण जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये चार्ज इधर से इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये फोर्स कम हो जाएगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ लेकर के जाओगे और छोड़ोगे, ये बी की तरफ चल करके और यहाँ इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो है, लेकिन तब तक जब तक आप इसको क्या नहीं करोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको ए की तरफ या बी की तरफ पुश करोगे, ये क्या होगा, ये ए की तरफ पुश करोगे तो ए की तरफ चला जाएगा, बी की तरफ पुश करोगे तो बी की तरफ चला जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगी, ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, ये होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हैंड रेस करो भाई, समझ आ गया तो।
वेरी गुड। ओके, अब मैं इन चार्जेस को थोड़ा चेंज करता हूँ। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब मैं यहाँ पर कौन सा चार्ज रखूंगा? जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके बीच में जब मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच में जब मैं अपोजिट चार्ज रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज, तो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। अब आपको बताना है कि तीसरा चार्ज कहां पर रखें और किस नेचर का रखें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आए। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख देता हूं, तो इससे क्या फायदा होगा? ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में जो ए चार्ज है, और जो बी चार्ज है जो नेगेटिव है, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। कौन सा फोर्स? रिपल्शन फोर्स, क्योंकि ये चार्ज इसके पास में है। रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा, तो ये चार्ज इस तरफ चल करके आगे निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहां पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं, नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो क्या होगा फिर से? अब ये बैलेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में? अपनी डायरेक्शन में। तो ये होगा अट्रैक्शन फोर्स। और ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये होगा रिपल्शन फोर्स। और दोनों ही केस में क्या होगा? कौन सा फोर्स ज्यादा आएगा? तो आंसर है अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा आएगा, रिपल्शन फोर्स थोड़ा कम होगा। रिपल्शन फोर्स कम क्यों होगा? क्योंकि इसकी यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स तो कम रहेगा और ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा। तो जैसे ही इसको रिलीज करता हूँ, ये एक ही तरफ चला जाएगा, फिर से क्या नहीं होगा? फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आएगी। ओके, तो फिर ये चार्ज कहां पर प्लेस करें? तो इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ एक पॉजिटिव, अच्छा इसको चलो यहां से देखो, इस तरफ हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ सकती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसकी होगी? बी की होगी, इसकी नहीं हो सकती। इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसको क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन फोर्स जो होगा वो तो कम होगा। ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन रहेगी। तो इक्विलिब्रियम में जो थर्ड चार्ज है वो तो आ ही नहीं सकता। जो तीसरा चार्ज हम लोग यहाँ रखते हैं वो तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। लेकिन कौन इक्विलिब्रियम में आ सकता है? ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, बी चार्ज, जो अभी इन दोनों के बीच में आ सकता है। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, ये चार्ज इसको करेगा इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट, ये चार्ज इसको करेगा इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट, और दोनों के बीच का, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के फोर्सेज हैं, और दोनों अगर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सेम चार्जेस है और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, नेट फोर्स जीरो आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा? नेट फोर्स जीरो आएगा। ओके, तो इसमें ऐसा भी पॉसिबल है, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो मैं यहां पर रख देता हूं, तो अगर मैंने तीसरा नेगेटिव चार्ज यहां रख दिया, तो इक्विलिब्रियम में कौन आएगा? तो आंसर है इक्विलिब्रियम में आएगा ए वाला चार्ज। ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स। ये बी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा? ए पे, जो ए चार्ज है उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ए वाला जो है वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशंस को बताएंगे। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप इसकी ट्रिक को समझ लीजिए, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, आपको ये दिया जा रहा है सिस्टम में, एक क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, दोनों सेम है और दोनों का नेचर भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर भी सेम। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाए इन दोनों के बीच। इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर एक चार्ज रखेंगे, तो क्या होगा? ये चार्ज ऑब्वियसली कैसे नेचर का होना चाहिए? अपोजिट नेचर का होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तभी तो इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो आएगा तभी तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो जब आपसे पूछा जाता है कि कितना चार्ज रखा जाए,
जब आपसे पूछा जाएगा कितना चार्ज, मतलब कि आपको पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो आपको नेट फोर्स की जो इक्वेशन है वो इस चार्ज पे नहीं बनानी, आपको नेट फोर्स की इक्वेशन इस चार्ज पे नहीं बनानी, आपको नेट फोर्स की इक्वेशन इस पे या इस पे बनानी। तो जिस चार्ज को रख रहे हैं हम लोग इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, अगर पूछा जा रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि कितना चार्ज इन दोनों के बीच में रखें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको नेट फोर्स की इक्वेशन इस चार्ज पे नहीं बनानी, आपको नेट फोर्स की इक्वेशन या तो इस चार्ज पे बनानी है या इस चार्ज पे बनानी है। लेकिन जब आपसे ये पूछता है, जब आपसे इसकी पोजीशन पूछता है कि ये जो चार्ज है ये कहां पर रखा जाए, कहां पर रखा जाए, तो इसी चार्ज के ऊपर आपको क्या बनानी है, इसी चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स की इक्वेशन डिराइव करनी है, यहां पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, फिर आप बता सकते हैं पोजीशन। तो ये बात क्लियर होगी। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये चार्ज कितना है इन दोनों के बीच में रखने पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तब आपको इक्वेशन इस चार्ज पे ना बना करके इसके पास वाले चार्ज पे बनानी है। और जब आपसे पूछेगा इसकी पोजीशन क्या है, और जब पोजीशन निकालनी है तब फोर्स की इक्वेशन इसी चार्ज पे बनानी है आप, तब नेट फोर्स की इक्वेशन आपको इसी चार्ज के ऊपर बनानी है। हैंड रेस करो अगर ये समझ आ गया। अब ये ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाली ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें, क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं इन दोनों ट्रिक्स को। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, फिर पोजीशन वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ओके, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन लिख रहा हूं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस are separated at a distance small r. Okay. Small q is placed at the middle. The charge small q is placed between these charges. Middle में रख रहा है, ये दिया हुआ है, is placed in the middle of this system. What would be its magnitude and nature?